हेलो वेलकम नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। साथियों, हम लोग रोज़ अपनी मंजिल की ओर एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं और आप सबको पता है कि किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या स्टेट पुलिस हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जिसमें मैथ आता है, ठीक है, उसका हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, पूरा फाउंडेशन बैच पढ़ेंगे इसमें और कुछ भी इसमें नहीं छोड़ेंगे। बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की तैयारी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। साथियों, ये विश्वास करना, यहाँ पे अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको जितना भी मटेरियल दिया जाता है, जितना बोला जाता है, जितना गाइडेंस किया जाता है, उतना आप कर लेते हैं। तो ये आपका वादा है कि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठे, चाहे वो कितना भी छोटा एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम कितना भी बड़ा हो, आप मैथ्स में एक बेहतरीन स्कोर करके आएंगे। ठीक है, आपका मैथ्स में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आपको पता है कि हम लोग शुरू में यूनिट डिजिट पढ़ लिए हैं, आप उसके किसी भी किताब से किसी भी बुक का क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग फिर उसमें यूनिट डिजिट के बाद हम लोग उसमें और भी टॉपिक पढ़े हैं। आगे आज का जो टॉपिक है हमारा है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय, अगर नंबर सिस्टम्स की बात किया जाए तो अगर क्वेश्चन बनता है तो शेषफल प्रमेय का अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसलिए आप सबको बता देते हैं कि ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसको बहुत ही मैं आसान तरीक़ा से बताने वाला हूँ। आप बस हमारे साथ लास्ट बने रहिए। आपको पेशेंस रखना होगा, पेशेंस नहीं रखिएगा। अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी चीज़ का अगर आपको सफल होना है तो आपको सबसे पहले डिसिप्लिन और उसके बाद पेशेंस, ये दो चीज़ आपके साथ होनी चाहिए। अगर ये दोनों में से कोई एक भी है तो भी आप सफल नहीं हो सकते हैं, दोनों होना ही चाहिए, डिसिप्लिन और पेशेंस। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है हमें तैयारी के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, इंग्लिश वाले का भी ध्यान रखा जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम में सबसे पहले आपको मैं बता दूं ये है क्या। यहाँ पे आप एक नाम देख पा रहे हैं, सबसे पहले शेषफल। शेषफल का नाम सुने हैं, आपको पता है कि शेषफल का नाम कहाँ होता है, भाग देते हैं, भाग देते हैं तभी आता है। अब देखिए, अगर मैं आपसे बोलता हूँ यहाँ पे एक भाग आपको मैं देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 31 और बोलता हूँ कि 5 से भाग दीजिए। ठीक है, 5 से भाग देने को बोलूँगा 31 में, तो आप कितना बार में दीजिएगा, 5 और 31 को भाग दीजिएगा तो कितना बार में दीजिएगा। तो यहाँ पे इसको जब आप भाग दीजिएगा तो 5 से 6 बार में जाएगा, कितना होगा, 30 होगा। यहाँ पे शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 35 और 5 से मैं भाग देने को बोलता हूँ, कितना बार में जाएगा, 35 बार में। शेषफल क्या आया, 0। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, आपको बिल्कुल जब भी आप शुरू से पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो भी आपका ध्यान रखा जाएगा, आपको सब बताया जाएगा। लेकिन जानते होंगे आप कि ये जो बीच वाला चीज़ होता है, ये जो हमारा ये बीच वाला ये वाला चीज़ होता है, इसको हम कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं, भाज्य। क्लियर है। और यही जो होता है भाजक होता है, और ये क्या होता है, भागफल, और ये क्या होता है, शेषफल। तो ये हमारा भाज्य हो गया, और ये क्या होता है आपका, भाजक होता है, और ये क्या होता है, भागफल होता है, और इधर नीचे क्या होता है हमारा, शेषफल होता है। ठीक है, शेषफल होता है। एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है, ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल, ये शेषफल है। ये अब आपको बार बार नहीं लिखना होगा, एक बार अपने दिमाग में इसको सेट कर लीजिए कि ये भाज्य है, भाजक है, भागफल है, शेषफल। और यहाँ पे आपको यहीं पे तुरंत एक चीज़ लिखना होगा, यहीं पे आप तुरंत लिखिए कि जो आपका शेषफल होगा, क्या, जो शेषफल होगा, शेषफल हमेशा, शेषफल हमेशा भाजक से, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है। शेषफल हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा। ये जो शेषफल है इस भाजक से हमेशा क्या होगा, छोटा ही होगा। ये जो शेषफल है भाजक से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ठीक है, आपके सामने ये जो 31 है इसको मैं हटा देता हूँ,
और बाकी सारे चीज़ को रहने देता हूँ। मैं बोलूँगा कि अब यहाँ पे क्या होगा उसको बताइए। मैंने यहाँ का जो था उसको हटा दिया, अब यहाँ पे क्या होगा उसको बताइए। कैसे बताएंगे? तो आप क्या करेंगे, अब अंदर वाला जो चीज़ है उसको हमको प्राप्त करना है, तो जो भी बाहर वाला चीज़ है उसके साथ हम चलने वाले हैं। बाहर वाले साथ जो भी दिया है उसके साथ हम चलने वाले हैं। मतलब ये 5, 6 और 1 के द्वारा ये वाला प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 है। आपको क्या करना है कि जो भी बाहर है ये 5 को गुना करना है 6 में। 5 और 6 को क्या करना है? गुना करना है। और यहाँ पे जो 1 है, यहाँ पे ये जो शेषफल है इसको जोड़ देना है। 5 और 1 को गुना करना है और 1 को क्या कर देना है? जोड़ देना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पे 5 गुना 6 अब +1 करते हैं तो क्या आएगा? 31 आएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या था? 31 ही था। तो अब आपको पता चल गया कि ये बीच वाला कैसे आता है। यहीं से हमारा एक फॉर्मूला बन गया था कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस में क्या हो जाएगा? शेषफल। ठीक है, ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। वही चीज़ है भाज्य, ये जो भाज्य है इसको कैसे प्राप्त किए? भाजक और भागफल को गुना किए और शेषफल को क्या कर दिए? जोड़ दिए, तो ये बीच वाला प्राप्त हो गया। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। यहाँ से भी आप इसको मिटा दीजिए। यहाँ पे ये क्या होगा कैसे पता करेंगे? तो इन बाहर वाले को गुना और ये शेषफल को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो 2 पॉइंट क्लियर है। शेषफल जो होगा हमेशा भाजक से क्या होगा? छोटा होगा। ये फार्मूला क्लियर है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल होता है। क्लियर है। अब मैं आपको यहाँ पे पूछूं, अगर मैं यहीं पे इसको मिटाता हूँ और यहाँ पे अब मैं लिखूँगा, ठीक है, आपको एक क्वेश्चन में देता हूँ कि आपका जो यहाँ पे भाजक है, ठीक है, यहाँ पे भाजक आपका 30 है, ठीक है, भागफल जो है वो 5 है और शेषफल जो है आपका, शेषफल जो है वो 7 है। आप हमें भाज्य बताइए क्या होगा? भाजक दिया है, भागफल दिया है, शेषफल दिया है, भाज्य बताइए क्या होगा? तो आप फार्मूला को नहीं लिखिए। जब भी भाज्य ज्ञात करना है, भाजक और भागफल को क्या करते हैं? गुणना, और शेषफल को क्या कर देते हैं? जोड़ते हैं। तो यहाँ पे आप फार्मूला में भी रख सकते हैं। देखिए भाज्य निकालना है, तो भाज्य निकालना है तो फार्मूला क्या होता है? भाजक गुना क्या चीज़? भागफल, और प्लस में क्या होता है जी? शेषफल। क्लियर है। अब देखिए भाजक क्या है? 30, भागफल क्या है? 5, शेषफल क्या है? 7। गुना करेंगे तो 150 प्लस 7 कितना आ जाएगा? 157। मतलब भाज्य हमारा कितना होगा? 157। क्लियर है। अब क्या होगा कि आपको इन चारों में से कोई 3 ही देगा, ठीक है, कोई 3 देगा तो आप एक इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब मैं यहाँ पे आपसे अगर एक बात पूछूं, अगर मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ, देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या होने वाला है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, देखिए क्या होने वाला है। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न ये है। ये प्रश्न देखिए कितना अच्छा है। बोला है कि विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 4 है तो क्या ज्ञात करना है? भाज्य ज्ञात करना है। तो आपके दिमाग में आया होगा कि भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल का बात किया है। आप तुरंत फार्मूला लिखेंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। यहाँ बस मान किसका दिया है? शेषफल का। आप फार्मूला से बना सकते हैं, लेकिन फार्मूला बार बार आपको नहीं लगाना है। आप जितना देर में फार्मूला लिख के बनाइएगा, हो सकता है कि आपके बगल वाला उतना देर में 2 सवाल कर ले, तो वो टाइम मैनेज का सब खेल एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, ये प्रश्न का आंसर जल्दी से आप दीजिए। और आपके साथ साथ आपको पता है कि मेरे सामने जो बैठे हैं कैमरामैन भाई साहब, उनसे भी मैं उम्मीद करता हूँ वो भी कॉपी पेन लेकर बैठे हैं आप लोग के जैसा, वो भी सॉल्व कर रहे हैं। तो देखते हैं कि आपका आंसर आता है कि इनका आंसर आता है। ठीक है, जल्दी से कीजिए इस प्रश्न को, क्या होने वाला है।
तो देखिए, जब इस प्रश्न को आप कीजिएगा तो सबसे पहले आप फॉर्मूला मत लिखिए, आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इन्हीं चारों का बात है। अब देखिए, सबसे पहले खोजिए कि एकदम एक्यूरेट एंड एग्जैक्ट मान किसका दिया है। आप पढ़ेंगे प्रश्न, भाजक भागफल का 4 गुना है, न भाजक का मान दिया है न भागफल का मान दिया है, एक्यूरेट मान नहीं दिया है, छोड़ दीजिए। तथा शेषफल का 3 गुना है, कुछ मान नहीं मिला यहाँ से, लेकिन यहाँ दिख रहा है कि शेषफल एक्यूरेट कितना है, 4, मतलब शेषफल क्या रहेगा इस प्रश्न में, 4 ही रहेगा। अब आप बताइए कि शेषफल कहाँ होता है, नीचे होता है, तो यहाँ पे शेषफल कितना लिख दीजिए, 4। क्लियर है। अब देखिए क्या बोला है कि जो भाजक है वो भागफल का कितना गुना है, 4 गुना, लेकिन शेषफल का कितना गुना है, यही भाजक शेषफल का कितना गुना है। तो भाजक यहाँ होता है कि यहाँ होता है, इधर होता है, तो ये जो भाजक है वो शेषफल का कितना गुना है, मतलब ये जो आपका भाजक होगा इसका 3 गुना होगा, तो 4 का 3 गुना कितना होगा, 12। तो हमारा ये जो भाजक है वो कितना मिल गया, 12। और फिर बोल रहा है कि ये जो भाजक है वो भागफल का कितना गुना है, मतलब यहाँ जो होगा उसका ये कितना गुना है, 4। तो 12 किसका 4 गुना होता है, 3 का। यहाँ अगर हम 3 रखते हैं तो ये जो हमारा भाजक है भागफल का कितना गुना हो गया, 4 गुना। अच्छा, क्या बोला है, हमको बोला है कि ये जो भागफल है, ये जो भाजक है वो भागफल का कितना गुना है, भागफल का कितना गुना है, 4 गुना। अब क्या है, भाजक, मतलब भाजक भागफल का 4 गुना है। आप 4 को उधर भेजिएगा तो 3 बार में कटेगा, तो भागफल कितना आया, भागफल कितना आया, 3, मतलब भागफल क्या हो जाएगा, 3। अब इतना चीज मिल गया तो आप ये बीच वाला ज्ञात नहीं कर सकते हैं, भाज्य। कैसे ज्ञात करेंगे, बाहर वाले को गुना और शेष को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो इस बाहर में 12 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 36, और शेषफल को जोड़ देंगे क्या मिल जाएगा, 40। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे अब देखिए, फॉर्मूला लिखने वाले लोग के लिए मैं बताते हैं, फॉर्मूला भी आप लिखिए। फॉर्मूला लिखिएगा, भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेषफल। क्या जरूरत है उसका, जब फॉर्मूला लगाना होगा तब आपको बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको बोला था कि शेष एक्यूरेट मान खोजिए, एक्यूरेट मान शेषफल का 4 रखें। फिर बोला कि भाजक जो है वो भागफल का 4 गुना, लेकिन शेषफल का 3 गुना है, तो शेषफल का मान एक्यूरेट पता है, इसका 3 गुना कर दिए, भाजक मिल गया। अब भागफल का 4 गुना हमारा भाजक है, तो हमारा भागफल क्या आ गया, 3, भाजक मिल गया, भागफल मिल गया, शेष मिल गया। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, बीच वाला क्या आ जाएगा, 40। तो हमारा भाज्य क्या हो जाएगा, 40। इसमें कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब ऐसे ऐसे प्रश्न को हम बताएंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करना है इसको। भाजक भागफल का कितना गुना है, 25 गुना, और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो क्या ज्ञात करना है, भाज्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो फिर से बहुत सारे लोग फार्मूला लिख रहे होंगे, लेकिन हम बोलेंगे कि आपको फार्मूला लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको वही भाग वाला काम करना है। खोजिए कि इसमें एग्जैक्ट मान किसका दिया है। भाजक भागफल का 25 गुना है, कोई एग्जैक्ट मान नहीं। शेषफल का 5 गुना है, कोई एग्जैक्ट मान नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे एक्यूरेट मान किसका दिया है, भागफल का। तो भागफल यहाँ होता है तो भागफल का मान 16 रख दीजिए। फिर पढ़ेंगे, बोला है कि जो भाजक है वो भागफल का कितना गुना है, 25 गुना, मतलब ये जो भाजक है इस भागफल का कितना गुना है, 25 गुना। तो इसको जब गुना करेंगे 25 को और 16 को तो कितना आएगा, यहाँ पे आपको 25 और 16 गुना कीजिए तो आपको 400 आ जाएगा। एक्यूरेट मान जो दिया था रख दिए। फिर बोला कि भाजक भागफल का 25 गुना है, मतलब ये जो भाजक है इस भागफल का कितना गुना है, 25 गुना। फिर बोला है और शेषफल का 5 गुना है। कौन शेषफल का 5 गुना है, ये जो भाजक है आपका वो शेषफल का कितना गुना है, 5। ये जो है शेषफल का 5 गुना है आपका ये वाला भाजक,
बराबर में 400, कितना बार में जाएगा 80, कितना आएगा जी शेष 80, मतलब शेष क्या है 80। अब हमको भाजक मिल गया, भागफल मिल गया, शेषफल मिल गया, तो भाज्य ज्ञात नहीं कर सकते हैं, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। बाहर वाले को क्या कीजिए गुना और नीचे वाले को ऐड कर दीजिए, तो 400 व 1600 गुना होगा तो 6400, और 6400 में 80 जोड़िएगा तो 6480, मतलब ऑप्शन नंबर बी। आप लोग का आंसर क्या था? 6480 था। तो अब देखिए, आप समझ गए कि ऐसा प्रश्न देगा तो जो भी एक्यूरेट मान दिया है उसको लिख लेंगे पहले, और एक्यूरेट मान के बाद फिर पढ़ेंगे कि इसके साथ किसका रिलेशन दिया है। जैसे बोला था कि भाजक भागफल का 25 गुना है, तो भागफल तो हमको पता था, इसका 25 गुना कर दिए तो भाजक मिल गया। फिर बोला कि जो शेषफल है वो भाजक का 5 गुना है, ये जो भाजक है वो शेषफल का कितना गुना है 5 गुना, तो शेषफल का 5 गुना बराबर भाजक किए तो शेष कितना आया 80। अब ये तीनों मिलता है तो भाज्य निकल जाता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल करके बीच वाला पता कर लिए। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आपको, बहुत आसान प्रश्न है। अब मैं आपको आगे बता रहा हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब एक नया कॉन्सेप्ट होने वाला है, यहाँ से आपको ध्यान से समझना है। अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछता हूँ कि आप हमको ये बताइए कि क्या है कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपको 5 लिखता हूँ और लिखता हूँ 3, आप बताइए कि यहाँ पे शेषफल क्या होगा? 5 है और 3 है, शेषफल क्या होगा? तो अगर आप भाग दीजिएगा तो 3 एकम 3, यहाँ पे हमारा जो शेष आएगा वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे अगर आपसे पूछूं, यहाँ पे अगर आपसे मैं पूछता हूँ कि 7 है और बटा में 4 है, आप बताइए कि शेष क्या होगा? तो 4 एकम 4, शेष क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात हमको यहाँ पे बताइए, यहाँ पे ये जो ऊपर है, ये जो ऊपर है ये क्या है? ये हमारा भाज्य है और ये क्या है भाजक है। शेषफल क्या आया 3। हमने अभी तक जो भी लिखा उसमें आप देखिए कि जो भाज्य है वो भाजक से बड़ा है। अब एक चीज आपको मैंने पहले बताया है कि जो हमारा शेष आएगा वो हमेशा भाजक से क्या होगा छोटा। नीचे वाला क्या है भाजक, नीचे वाला जो है हमारा क्या है भाजक है और ये क्या है भाज्य है। तो यहाँ पे देखिए कि जो हमारा शेषफल आएगा वो हमेशा भाजक से क्या आएगा छोटा आएगा। मैं यहाँ पे और आपको एक प्रश्न लिखता हूँ, अब उससे आपको पूछता हूँ कि इसका बताइए क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 126 और बटा में 25, बताइए क्या होगा? तो 25 से ले जाइएगा 5 बार में जाएगा, यहाँ पे शेष आपका क्या बचेगा 1 बचेगा। क्लियर है? लेकिन यहीं पे अगर एक चीज़ मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ तो अब आप बताइए कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, अब बताइए कि यहाँ पे क्या होने वाला है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 है और बटा में 3 है, 2 है बटा में 3 है, आपको पता है कि ऊपर वाला क्या होता है भाज्य और नीचे वाला भाजक। अच्छा, भाज्य और भाजक का मतलब कि बीच में भाज्य होता है और इधर क्या होता है भाजक होता है। यहाँ पे क्या है भाज्य बीच में होता है, भाजक इधर होता है। अच्छा, इधर वाला तो भाग दे लीजिएगा कि 3 एकम 3, शेष क्या आया 2, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको भाग दीजिए। यहाँ पे हमारा जो ये भाज्य है वो भाजक से क्या हो गया छोटा हो गया। अब इसको कैसे भाग दीजिएगा, कितना बार में ये जाएगा, ये कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा क्या? 3 एकम 3 लिखिएगा, रिमाइंडर ये तो बड़ा आ जाएगा। अब ये हमेशा 0 बार में जाता है, कितना बार में जाता है 0 बार में। जब यहाँ 0 कीजिएगा 3 और 0 को गुना तो यहाँ क्या होगा 0, शेषफल क्या आएगा 2। कहने का मतलब लास्ट में फाइनल रिजल्ट ये है कि जब भी हमारा अंश छोटा रहे और हर बड़ा रहे, अंश छोटा रहे और हर बड़ा रहे, तो जो शेष तुम्हारा होगा ना, जो भी अंश में दिया है वही क्या हो जाएगा शेष, मतलब जो भी ऊपर दिया है वही क्या हो जाएगा शेष। अब बताइए यहाँ पे 5/8 शेष क्या होगा, जल्दी बोलिए शेष क्या होगा, शेष क्या होगा 5 होगा। जहाँ बैठे वहीं बोलिए। और पूछते हैं, आप बताइए 3/5 शेष क्या होगा, शेष क्या होगा 3 होगा।
कब? तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट बना के नोट कर लेना है कि जब अंश हर से छोटा होगा, जब अंश हर से क्या होगा, छोटा होगा, तो शेष हमेशा क्या होता है, अंश होता है। मतलब जो भी ऊपर दिया है वही क्या होगा, हमारा शेष हो जाएगा। दोनों केस में समझ में आ गया। यहाँ पे जब भी आपको ऊपर में छोटा दिया रहे, अंश छोटा रहे और हर बड़ा रहे, तो शेष हमारा ऊपर वाला हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जब अंश छोटा रहे हर बड़ा रहे तो शेष क्या होता है, ऊपर वाला। जब अंश छोटा रहे हर बड़ा रहे तो शेष क्या होता है, अंश ही हो जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि जो भी हमारा शेष आया है सब प्लस में है, सब पॉजिटिव है, कहीं माइनस नहीं ना दिख रहा है आपको। लेकिन सर आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि रिमाइंडर जो होता है प्लस और माइनस भी आपको देखने को मिलेगा, माइनस में भी देखने को मिलेगा। ये क्या बात कर रहे हैं सर, आज तक तो हमको रिमाइंडर माइनस में देखने को मिला ही नहीं। ये बात तुम्हारा सही है कि रिमाइंडर माइनस में नहीं होता है, एकदम नहीं होता है, लेकिन मैं निकाल कर दिखाता हूँ अभी, और उसका यूज कहाँ है वो भी आपको देखना है। जैसे मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ, ठीक है, मैं इसको यहाँ से हटाया और आपके सामने मैं एक चीज़ यहाँ पे लिखता हूँ, मैं एक चीज़ ये लिखता हूँ यहाँ पे 15/6, ठीक है। यहाँ से मैं दो रिमाइंडर निकालूंगा, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। अब धनात्मक और ऋणात्मक दो रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। देखिएगा 15/6। अच्छा एक बार आप क्या कीजिए, जैसे भाग देते हैं वैसे दीजिए, 6 दूनी 12, 36 18 तक नहीं ना जाएंगे, आप 12 तक ही जाइए। 6 दूनी 12 मतलब 15 से कम तक, तो 6 दूनी 12 कीजिएगा तो शेष क्या आएगा, 3 आएगा। ये प्लस का 3 हमारा क्या आ गया, शेष आ गया। अब एक बार क्या कीजिए आप कि 15 से 12 जाइए, 15 से 12 जाना है 6 का पारा पढ़ते हुए, तो 6 दूनी 12, 6 3 18, क्या आएगा 18, 18 आएगा। तो अब शेषफल क्या होगा सर, 18 जब आएगा तो शेषफल आपको निकालना है ना। तो यहाँ से आप देखिए कि ये जो 18 है इससे कितना बड़ा है, 3 ज़्यादा है, तो शेषफल आपका क्या आएगा, माइनस का 3, ठीक है। मैं क्यों बता रहा हूँ ये समझिएगा, इसका यूज है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपको 82 है और 15 है। बताइए यहाँ पे दो रिमाइंडर क्या होगा, प्लस और माइनस। 15 चौका 7, 15 25 75। एक बार इससे छोटा वाला जाइए, जब प्लस लाना है तो इसे छोटा जाइए। 15 25 75 मतलब प्लस का 7 शेष आएगा। लेकिन अब इससे बड़ा जाना है 82 से, तो 15 छक्का 90, 6 बार में जाते हैं ना, तो 90 जाइएगा तो शेषफल क्या आएगा, जब 15 छक्का 90 कीजिएगा तो शेषफल क्या आएगा, 8 आएगा। जो भी आता है ना उसमें से ऊपर वाले को गिरा दीजिए, यही हमारा माइनस का रिमाइंडर आ गया। तो प्लस का रिमाइंडर और माइनस का रिमाइंडर निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का रिमाइंडर और माइनस का रिमाइंडर में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे अब यहाँ से एक चीज़ पूछता हूँ कि आप हमको बताइए, यहीं पे एक बात आप बताइए कि यहाँ पे मैं एक प्रश्न आपको देता हूँ, ठीक है। प्रश्न देता हूँ 32 प्लस और यहाँ पे लिख देता हूँ 42 और बटा में लिख देता हूँ 10। 32 प्लस 42 और बटा में क्या लिख देता हूँ 10। तो इसका क्या होगा, इसका आंसर आप रिमाइंडर बताइए क्या आएगा। कैसे बताएंगे सर, दोनों में अलग अलग भाग देना है, दोनों में क्या करना है, अलग अलग भाग देना है, ठीक है। अब एक बात बताइए कि जब 32 में 10 से भाग दीजिएगा तो शेषफल कितना आएगा, 10 यहाँ 30, शेषफल क्या आएगा, जल्दी बोलिए, शेषफल क्या आएगा, +2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब 42 में आप 10 को भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, बोलिए, +2 आएगा। अब क्या करना है कि दोनों रिमाइंडर को आपको बीच में अगर प्लस रहता है तो प्लस किया जाता है, गुना रहता है तो गुना किया, जोड़िए और बटा में जो भी है उसको लगा दीजिए। 2 और 2 4, बटा में 10। अब बताइए शेष क्या होगा। तो आपको पता है कि जब अंश छोटा रहे हर 12 तो रिमाइंडर क्या होता है, अंश ही हो जाता है। तो हमारा शेष क्या हो जाएगा, शेष क्या हो जाएगा 4। कोई दिक्कत है,
आपको जो भी दिया रहे ना, नीचे वाले से बारी बारी से भाग दीजिए, सब में बारी बारी से भाग दीजिए। बीच में प्लस है तो प्लस कीजिए, माइनस है तो माइनस कीजिए, और जो भी दिया है आप उसका आंसर निकालिए। अब मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ यहीं पे। वो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे आपका 59 है और यहाँ पे आपका 89 है और बट्टा में 10 है। बताइए कि इसका शेषफल क्या होगा। इसका शेषफल क्या होगा। अब देखिए सर, आप कहिएगा कि 10 पचे 50 और 10 छक 60। 50 कीजिएगा तो रिमाइंडर आपका +9 आएगा, 10 8 80 कीजिएगा तो +9 आएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यहाँ से आंसर नहीं आएगा, ठीक है, यहीं से निकालता हूँ मैं। 9 और 9 आया, बीच में क्या है गुना, तो क्या करेंगे 9 और 9 को गुना और बटा में 10। 9 और 9 गुना होगा, कितना बार में जाएगा 81 बार में, बटा में 10। फिर भाग देना पड़ेगा, 10 8 80 मतलब रिमाइंडर हमारा कितना आया +1 आया, रिमाइंडर कितना आया +1, ठीक है। अब एक बात बताइए, क्या मैं इसी सवाल को माइनस रिमाइंडर लेकर बना सकता हूँ? माइनस रिमाइंडर लेकर बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ इसको देखिए। एक बात बताइए, 59 है, आप 59 से बढ़ा जाइए, 10 का पहाड़ा पढ़िए, 59 से बढ़ा जाइए। अभी तक तो हम 59 से छोड़ा जाते थे, अब 59 से कहाँ जाना है, बढ़ा जाना है। तो 59 से बढ़ा जाना है तो 10 छक क्या होता है 60, 10 छक 60 होगा। तो यहाँ पे अब की बार रिमाइंडर माइनस का 1 हो जाएगा ना, 10 छक 60, रिमाइंडर कितना होगा माइनस का 1, 10 9 90, रिमाइंडर कितना होगा माइनस का 1। अब -1 और -1 को क्या करना है, गुना करना है, तो क्या आएगा प्लस का 1 और बटा में 10। रिमाइंडर अंश छोटा है हर बड़ा है, शेषफल क्या होगा अंश। दोनों जगह अलग अलग आंसर आया, क्या आंसर तो एक ही आया है। तो माइनस रिमाइंडर का यूज बहुत जगह होता है, बड़े बड़े क्वेश्चन में माइनस रिमाइंडर का यूज करना पड़ता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि बड़ा रिमाइंडर कैसे निकालें, ठीक है। अब मानते हैं कि 10 छक 60 किए, अब 60 में से ये वाला जो दिया उसको घटाए तो माइनस का रिमाइंडर आ जाता है, 90 गए इसको घटाए माइनस रिमाइंडर आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे माइनस रिमाइंडर आप निकालिए। अब एक सवाल में, अब देखिए क्या सर, मैं एक ही सवाल में प्लस को भी एक ही सवाल में माइनस रिमाइंडर ले सकता हूँ। बिल्कुल, आप एक ही सवाल में प्लस रिमाइंडर भी ले सकते हैं और माइनस रिमाइंडर, जहाँ मन आप प्लस लीजिए, जहाँ मन माइनस लीजिए, आपका आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। नहीं होगा, कैसे नहीं होगा सर, क्या उसको भी आप चेक करके दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं। अब मैं आपके सामने एक प्रश्न लिख रहा हूँ, उस प्रश्न का आंसर आप कीजिएगा। 132 है, 135 है, और यहीं पे आपको मैं लिख देता हूँ 136 है, 138 है और 142 है। और आपको यहाँ पे भाग देना है 137 से और शेषफल बताना है। जल्दी बताइए क्या होगा शेषफल। आपको यहाँ पे शेषफल बताना है। आप सब सीख चुके हैं, माइनस भी लेना सीख चुके हैं, प्लस वाला भी लेना सीख चुके हैं, बीच में प्लस है उसका आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जल्दी कीजिए आंसर। क्या करना है इसमें बुआ, कुछ नहीं करना है। अब एक बात देखिए, आपको पता है कि जब अंश छोटा रहे और हर क्या रहे बड़ा। अच्छा, इसका मतलब जानते हैं क्या है, 137 से इसमें भी भाग देना है, फिर इसमें भी देना है, सब में देना है। सबके बट्टा में 137 का मतलब क्या है, सब में 137 से क्या देना है भाग, और तब क्या निकालना है शेष। जब आप 132 बट्टा 137 लिखिएगा तो यहाँ से शेष क्या मिलेगा, अंश छोटा है हर क्या है बड़ा, तो शेषफल क्या आएगा 100, शेष क्या आएगा 132, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप 135 बट्टा 137 लिखिएगा तो यहाँ से शेष क्या आएगा 135 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए कि क्या हम इतना बड़ा बड़ा शेषफल लेके हम जोड़ेंगे और घटाएंगे, क्यों? आपको माइनस का जब सिखाया जा चुका है तो इतना बड़ा क्यों लेना है। अब एक बात बताइए कि जब आप 132 में 137 से भाग दीजिएगा तो माइनस का रिमाइंडर क्या आएगा, क्या आएगा माइनस का रिमाइंडर, एक बार में ले जाइएगा 137। अब यहाँ से माइनस का रिमाइंडर आपका क्या आएगा माइनस का 5, माइनस 5 रिमाइंडर आएगा। अब यहाँ जब भाग दीजिएगा तो क्या आएगा माइनस का 2 रिमाइंडर आएगा।
अब यहाँ भाग दीजिएगा तो माइनस का एक रिमाइंडर आएगा, लेकिन ये तो बड़ा आ गया 137, ये बड़ा है, एक बार में जाएगा तो ये +1 रिमाइंडर देगा 142 कितना देगा, +5 रिमाइंडर देगा। अगर ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला बड़ा है तो अगर आप देखिए कि कितना ये छोटा है वही माइनस रिमाइंडर हो जाएगा, जितना छोटा है वही माइनस रिमाइंडर हो जाएगा। ये 136 इससे एक छोटा है तो माइनस रिमाइंडर, और जो जितना बड़ा है उतना प्लस का रिमाइंडर देता है। अब एक बात बताइए हमको यहाँ से कि ऊपर में +5 है, क्या है, सॉरी -5 है, फिर देखिए ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, -2 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1, प्लस है तो प्लस ही रहेगा और ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा, और बटा में क्या लगता है 100। आप सबको जोड़ेंगे, हाँ बिल्कुल जोड़ेंगे, कीजिए माइनस प्लस माइनस, स्मार्ट अप्रोच। एक माइनस में है एक प्लस में है, कट जाता है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा, जब 5 में से 5 को घटाते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो माइनस और प्लस का सेम संख्या कट जाता है, -1 क्या होगा, कट जाएगा, क्या बचा, क्या आया, -2/137। ये क्या बात हुआ सर, रिमाइंडर माइनस में आप अंश छोटा है, हर क्या है बड़ा, तो शेषफल क्या आएगा, -2। कभी आप बचपन से लेकर अभी तक कोई ऐसा भाग दिए हैं जिसमें रिमाइंडर माइनस में आया हो, कैसे मंगा दिए, कैसे मंगा दिए आप, गलत है सर, पढ़ा आप ही रहे हो, गलत आप ही करा रहे हो, तो देखो ना, सही तो मैं ही ना कराऊंगा। सही करने का तरीका है कि जब भी आपका रिमाइंडर माइनस में आ जाए उसके नीचे जो भी दिया है ना उस माइनस के रिमाइंडर में जोड़ दो, जो भी उसके नीचे दिया है हर में उस माइनस के रिमाइंडर में उसको आप जोड़ दो। आप देखिए माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, बड़ा का चिन्ह 137 में से 2 जाएगा, क्या आएगा 135, रिमाइंडर हमारा क्या होगा 135। तो जब भी माइनस में रिमाइंडर आएगा इस बात को याद रखिए कि जो भी नीचे वाला है उसको माइनस में जोड़ देंगे तो हमारा जो रिमाइंडर है वो आपको मिल जाएगा। क्लियर है। अब ऐसा ही आपको एक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। तो ऐसा जो आप देखिए इसका कोई ये नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, मैं अभी आपको बहुत सारे चीज़ रिमाइंडर थ्योरम में सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, आपका कोई भी एग्जाम हो, एक भी एग्जाम का क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे 1123 प्लस 5056 प्लस 1728 प्लस 1344 और बट्टा में मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5। अब यहाँ आप भाग दीजिएगा और यहाँ पे आप रिमाइंडर बताइए कि क्या होगा। आप इसको भाग दीजिए और रिमाइंडर बताइए कि क्या होगा। कैसे बताएंगे कि रिमाइंडर क्या होगा। अब एक बात पता है आपको, सर क्या पूरा भाग देंगे? बिल्कुल नहीं भाग देंगे। आप 5 का विभाजता का नियम आपको पढ़ाया जा चुका है। बोलिए क्या होता है 5 का विभाजता का नियम, जल्दी बोलिए। तो 5 का विभाजता का नियम क्या होता है? इकाई अंक क्या होना चाहिए? इकाई अंक क्या होना चाहिए? या तो इकाई अंक क्या हो 0 हो, या तो इकाई अंक क्या हो 5। जब भी 5 से भाग देना होगा हमारा ध्यान कहाँ पे होना चाहिए? इकाई अंक पे होना चाहिए। इकाई अंक या तो 0 हो या क्या हो 5। तो यहाँ पे देखिए इकाई अंक के अलावा कोई चीज़ से हमको मतलब नहीं है, किसी भी चीज़ से हमको मतलब नहीं। 5 में यहाँ पे 3 को भाग दीजिएगा तो यहाँ पे आपका, यहाँ अगर 0 रहता, अगर 0 है, अगर इकाई अंक आप 0 लेते हैं तो 5 से कट जाता, लेकिन इकाई अंक क्या है 3, मतलब कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है। तो यहाँ से +3 रिमाइंडर ले लीजिए। क्लियर है। अब यहाँ पे 6 है, एक बार में जाएगा +1 रिमाइंडर देगा। 8 है +3 रिमाइंडर देगा। 4 है तो यहाँ पे +4 रिमाइंडर ले सकते हैं। 0 से 4 बड़ा है, अगर 0 रहता तो कट जाता, लेकिन यहाँ पे 4 है तो कितना आएगा रिमाइंडर? +4 आएगा। तो यहाँ पे आप +4 रिमाइंडर ले सकते हैं।
अब देखिए सारे को जोड़िए, +3 +1 फिर +3 और +4 और बट्टा में क्या है 5, 3 आए 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11/5, 11/5 आया तो 5 दूनी 10, रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे आप समझ गए, ऐसा क्वेश्चन आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब आपको हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसको देखिए। चलिए देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिमाइंडर ऑफ पावर, मतलब पावर का शेषफल। पावर का शेषफल क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले आपको मैं कुछ लिखवा रहा हूँ, वो आप नोट कीजिएगा, ठीक है। देखिए अगर -1 है और उसका पावर कोई भी सम संख्या है, -1 का पावर सम संख्या है, तो हमेशा आपको +1 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, +1। अगर -1 है और इसका पावर कोई भी विषम संख्या है तो हमेशा क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। क्लियर है। एक चीज़ और लिखिए कि अगर +1 है और इसका पावर सम रहे या इसका पावर विषम रहे, सम रहे या विषम, इसका पावर सम रहे या इसका पावर क्या रहे, विषम रहे, तो क्या होगा, हमेशा +1 ही आपका आएगा। क्लियर है। -1 का पावर सम होगा तो क्या आएगा, +1, -1 का पावर विषम आएगा तो क्या होगा, -1। +1 का पावर सम रहे और चाहे विषम रहे, हमेशा आपको क्या मिलेगा, +1 मिलेगा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे देता हूँ, आप हमको बताएंगे 18 है बट्टा में 17 है और 18 का पावर 25 है, इसका रिमाइंडर आप बताइए, इसका रिमाइंडर क्या होगा। सर नीचे वाला छोटा है और ऊपर वाला बड़ा है, मतलब रिमाइंडर हमेशा माइनस में आएगा। 17 रिमाइंडर हमेशा यहाँ पे ऊपर बड़ा 18 है ना, प्लस में आएगा, सॉरी। तो 17 एकम 17, ऊपर में क्या शेष बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, नीचे में 17, 1 का पावर 25, 1 का पावर यहाँ पे सम रहे विषम रहे, +1 का पावर सम हो विषम हो, हमेशा +1 देगा, बट्टा में 17। प्लस में है, ऊपर में छोटा है, नीचे में बड़ा है, तो हमेशा रिमाइंडर ऊपर वाला होता है, मतलब रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ कि 81 का पावर 81/82 और पावर में 26, इसका रिमाइंडर आप बताइए क्या होगा। अब इस बार जब आप 82 से ले जाइएगा तो रिमाइंडर हमेशा माइनस में आएगा, क्योंकि 82 एकम 82, रिमाइंडर कितना आएगा, -1 और पावर में 26, बटा में क्या है 82। -1 का पावर जब आप 26 कीजिएगा तो -1 का पावर सम संख्या है, तो आपको अभी बताया कि -1 का पावर सम रहे तो हमेशा क्या होता है, +1, तो ये 1 आएगा, नीचे क्या आएगा 82। जब अंश छोटा रहता है और हर क्या रहता है, बड़ा, अंश छोटा और हर बड़ा, तो बताइए कि रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, अंश ही आ जाता है। ठीक है, क्लियर है। ऐसा क्वेश्चन बना लेंगे। अब और मैं आपको यहाँ पे देता हूँ कुछ क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आप बताइए, उसका आंसर बताइए कि वो कैसे बनेगा। ठीक है, आपको अब बताना है, जल्दी से आपको बताना है। आप हमको बताइए कि 153 का पावर 153, आप प्लस में 153 और बाटा में आपका 154 है, इसका आप हमको बताइए, जल्दी से बताइए कि इसका शेषफल क्या होगा। जल्दी से काम चलाइए, जल्दी से पेन और कॉपी पर इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो आप अगर शुरू से जुड़े हैं, सारे बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, नोट कर रहे हैं, तो आप जरूर इसको कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा आप, तो क्या है, पहले आपको पता है कि बारी बारी से सब में भाग देते हैं। तो 153 है छोटा, 154 है बड़ा। जब अंश छोटा रहता है और हर बड़ा रहता है तो यही शेष बचता है, तो क्या इसको लेंगे, नहीं, माइनस रिमाइंडर लेंगे। तो यहाँ पे जब 153 154 से एक बार में ले लीजिएगा तो -1 देगा, आप पावर में 153 देगा, और यहाँ पे भी आपका जब दीजिएगा तो रिमाइंडर माइनस का क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे 153 जो है यहाँ पे इसको कीजिएगा तो -1 देगा। अब बाटा में क्या है 154,
-1 का पावर ये विषम संख्या है, -1 का पावर विषम हो गया तो क्या मिलेगा, -1। और यहाँ पे ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, अब बटा में 154, माइनस माइनस प्लस बटा में 154। देखिए फिर रिमाइंडर माइनस में आ गया। अब बताइए आपकी रिमाइंडर जब माइनस में होता है तो क्या करना होता है, जब भी रिमाइंडर माइनस में आ जाए तो हमेशा नीचे वाले को उस रिमाइंडर में ही जोड़ दो। तो माइनस प्लस माइनस 154 में से इसको घटाइए तो कितना होगा, 152, रिमाइंडर आ गया 152। क्लियर है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप शुरू से पढ़े होंगे घातांक का नियम कि जब बेस सेम होता है तो गुना में पावर को क्या कर देते हैं, जोड़ते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 का पावर 5, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और गुने 2 का पावर 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। बेस सेम होता है, पावर जुड़ गया। इसको और क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4, 2 का पावर 1 भी लिख सकते हैं। मतलब ऊपर वाले का सम इतना होना चाहिए और बेस वही होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ कि 3 का पावर 5 गुना 3 के पावर 6, इसका मतलब क्या हुआ, पावर जुड़ जाता है। 3 का पावर 11। अब देखिए, अब मैं कहता हूँ कि 3 के पावर 5 को क्या लिखिएगा, तो 3 के पावर 1 गुना 3 का पावर 4 लिख सकते हैं, 3 का पावर 2 और 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे आपसे पूछता हूँ, आप जैसे 2 के पावर 49 है, आप इसको क्या 2 के पावर 3, 2 के पावर 46 भी लिख सकते हैं, 2 का पावर 1, 2 का पावर 48 भी लिख सकते हैं, 2 का पावर 2, 2 का पावर 47 लिख सकते हैं। मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, योग उसका क्या होना चाहिए, वही होना चाहिए जो पावर में दिया है। अब इसको मैं क्यों बता रहा हूँ, अब एक बात आपसे मैं पूछता हूँ कि अब आप हमको एक प्रश्न का उत्तर देंगे, ठीक है। प्रश्न आपका क्या है, प्रश्न है कि 2 का पावर 6 इसको भाग देना है 9 से। अब बताइए कि शेषफल क्या होगा। 2 के पावर 6 को 9 से भाग दीजिए, बताइए कि शेषफल क्या होगा। अब आप जल्दी से कीजिए, अब आप इसको बनाएंगे तब समझ में आएगा कि आप कहाँ तक पहुँचे, आप वहाँ तक सोच पा रहे हैं कि नहीं। देखिए, लेक्चर क्लास देखने से नहीं होता है, आप क्लास में कितना फोकस्ड है, कितना कंसंट्रेट है, ये मैनेज रखता है। मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा, लेकिन आपको वहाँ पे पेन और चलाना पड़ेगा। मैं तो यहाँ पे आपको सिखाऊंगा, लेकिन सीखने के लिए आपको तो काम करना पड़ेगा। मैं तो रास्ता दिखाऊंगा, चलना तो आपको पड़ेगा ना। तो आप ये तो आप विश्वास मानिए कि यहाँ से आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम, ठीक है, आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस टॉपिक से, मैं जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, क्या है 2 का पावर 6 है, तो 2 का पावर 6 थोड़े करेंगे, 2 का पावर 6 नहीं करना है। हम इस 2 के पावर 6 को लिख सकते हैं क्या, 2 का पावर 3 और 2 का पावर 3। अब एक बात बताइए कि सर जो भी मन वो भी लिख दीजिएगा, 2 का पावर 4 और 2 भी तो लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 और 1 भी तो लिख सकते हैं 6 बनाने के लिए। नहीं, नीचे क्या है 9, हमको 9 के ही पास रहना है, हमको किसके पास रहना है, 9 के ही पास रहना है। तो एक बात बताइए कि यहाँ पे अगर आपको 9 के पास रहना है तो आप क्या करेंगे, 2 का पावर 3, 8 के पास जा सकते हैं, 8 के पास जाएंगे तो रिमाइंडर माइनस में आ जाएगा। तो 2 का पावर 3 क्या हो जाएगा 8, और 2 का पावर 3 क्या हो जाएगा 8, और बटा में 9, पहुँच गए 9 के पास। 4 करते तो ज़्यादा अधिक हो जाता। तो यहाँ पे जब इसको भाग दीजिएगा तो ये भी -1 देगा, ये भी -1 देगा, अब -1 गुना होके +1 बटा 9, और जब ऊपर अंश छोटा होता है तो यही क्या हो जाता है, शेष हो जाता है। क्लियर है। अब मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ HW के लिए, वो आपको घर से बना के लाना है। वो आपका प्रश्न है 5 के पावर 49 और बटा में 126। ये प्रश्न आपको घर से करके आना है, ठीक है। और आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे कि इसका आंसर क्या होगा, और आपको क्लास कैसी लगी ये भी वीडियो में बताएं, और आपके तैयारी में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, कैसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, सारी बात को आप कमेंट में बता सकते हैं।
बहुत जल्द आप सबके लिए कुछ और ख़ास, कुछ और बेहतर किया जाएगा, जिससे कि आपके और भी विषय में या और चीज और बेहतर तरीके से आपके लिए क्या क्या किया जा सकता है, आप जब तक कमेंट में नहीं कीजिएगा तब तक हम लोग उस पर नहीं सोच सकते हैं। तो आप कमेंट करें, आपका कमेंट ही हमारा मोटिवेशन है। आप कमेंट करेंगे, हमें मोटिवेशन मिलेगा, हमें एनर्जी मिलेगी, हम और बेहतर तरीके से क्लास को करेंगे। तो अब आशा करते हैं कि आप अवश्य अपना बात कमेंट में रखेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।